हाय गाइस। तो आज की क्लास में बात करने वाले हैं रक्त में गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन ब्लड। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है बिटवीन एल्वुलाई एंड ब्लड। एल्वुलाई और रक्त के बीच में गैसों का आदान प्रदान पड़ा था, यानी कि जो एल्वुलाई की ऑक्सीजन थी वो तो आ गई रक्त में और रक्त का CO2 आ गया एल्वुलाई में। अब आगे हमको पढ़ना है कि उस ब्लड में जो ब्लड में गैसें हैं दोनों O2 और CO2 उनका परिवहन पढ़ना है। समझ पा रहे हो? यानी कि जो हमने एल्वुलाई बना थी और जो ब्लड था उसमें अब O2 और CO2 दोनों हैं, तो उनका परिवहन कैसे होता है, यानी रक्त में गैसों का परिवहन पढ़ना है। तो इसमें दोनों प्रकार की गैसों का परिवहन पढ़ना है अपने को। तो इसके अंदर कितनी चीज़ें पढ़नी है? दो चीज़ें पढ़नी है। कौन कौन सी? एक तो कौन सा? O2 का परिवहन, यानी कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, वो ऑक्सीजन का परिवहन पढ़ना है। और दूसरा अपने को पढ़ना है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का परिवहन। ये दोनों चीज़ें अपने को पढ़नी है, ऑक्सीजन का परिवहन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, इन दोनों का पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन का परिवहन। तो पहले हम बात करेंगे O2 का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है वो समझ पा रहे हो? परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ऑक्सीजन जो है, जो अभी कहाँ पर है, रक्त में आ गई है ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन जो रक्त में आ गई है उसको ऊतकों तक कैसे पहुँचाया जाता है, जहाँ पर इसकी डिमांड है सेल के अंदर। समझ पा रहे हो? ब्लड के अंदर तो आ गई, लेकिन ब्लड जो होता है पूरी बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में, जो रक्त का प्रवाह होता है। और वही रक्त जो होता है वो शरीर के हर एक सेल तक जाता है और उस हर एक सेल को क्या पहुंचाता है? ऑक्सीजन, ताकि हर एक सेल वर्क कर पाए। समझ पा रहे हो? मेन वर्क क्या है? जो यहाँ पर ब्लड की बात करें तो ब्लड जो होता है वो क्या करता है? गैसों का परिवहन कर रहा है, O2 और CO2 का। तो हम जो एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन लिया हमने, वो कहाँ तक पहुँचानी है? सेल तक। तो वो कौन पहुँचा रहा है? रक्त पहुँचा रहा है, यानी कि रक्त किसका? O2 का परिवहन कर रहा है। और सेल के अंदर क्या बन रही है? CO2। तो उसको वापस भी लाना है लंग्स के अंदर, तो CO2 का भी परिवहन करेगा। तो रक्त में गैसों का परिवहन, उसमें दो कैटेगरीज है, एक तो O2 का परिवहन और दूसरा CO2 का परिवहन। दोनों हमको पढ़ना है। पहले हम बात करेंगे O2 का परिवहन, कि ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है ब्लड में, उसकी हम बात करेंगे। तो जहाँ पर हम बात करते हैं O2 के परिवहन की, ध्यान से समझना। O2 का जो परिवहन होता है वो दो तरह से होता है। O2 का जो परिवहन होता है वो कितने तरीके से होता है? दो तरीक़ों से होता है यहाँ पर O2 का परिवहन। यानी कि जो ऑक्सीजन है वो रक्त में आ गई, एल्वुलाई से होकर कहाँ पर आ गई? रक्त में आ गई। अब यहाँ पर इसका परिवहन कितने दो माध्यम से होता है। पहला माध्यम याद रखना, पहला माध्यम जो होता है वो तो होता है प्लाज्मा के साथ घुलित अवस्था में। पहला कौन सा? प्लाज्मा के साथ घुलित अवस्था में। प्लाज्मा के साथ घुलित अवस्था में, यानी कि डिसॉल्व हो जाएगा प्लाज्मा में। कौन सी अवस्था में? प्लाज्मा के साथ घुलित अवस्था में। अगर हम ब्लड की बात करें, ध्यान देना, ब्लड की बात करें तो ब्लड का जो कंपोजिशन होता है उसमें टू पार्ट होते हैं। एक तो 55% तो क्या होता है उसमें? 55% क्या होता है? प्लाज्मा। और 45% क्या होता है? 45% उसमें होता है सॉलिड पार्ट। 45% ब्लड में क्या होता है? सॉलिड पार्ट होता है। उस 45% सॉलिड पार्ट में क्या क्या होता है? एक तो RBC, इसके बाद WBC और इसके बाद प्लेटलेट। ये तीन चीज़ें होती है, RBC, WBC और प्लेटलेट। उसमें अकेला 99% क्या होता है? RBC। बाकी का 1% जो होता है उसमें WBC और प्लेटलेट, यानी कि लाल रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ और ये बिम्बाणु। तो उसमें लाल रक्त कणिका 99% होती है। तो ब्लड के कंपोजिशन की बात करें तो 55% प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा यानी कि वाटर एक प्रकार, मतलब वाटर नहीं कह सकते, वाटर जैसा लिक्विड होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। तो वाटर लाइक लिक्विड है। प्लाज्मा क्या होता है? लिक्विड होता है। ओके, तो 55% तो लिक्विड है और 45% सॉलिड पार्ट होता है, यानी कणिकाएँ होती है। कौन कौन सी? RBC, WBC और प्लेटलेट, श्वेत रक्त कणिकाएँ, लाल रक्त कणिकाएँ और बिम्बाणु। तो उसमें से जो रक्त का ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो दो माध्यम से होता है। पहला तो कौन सा? प्लाज्मा के साथ घुलित अवस्था में। ये जो प्लाज्मा है उसके साथ ये ऑक्सीजन घुल जाएगा। समझ पा रहे हो? प्लाज्मा जो लिक्विड है उसके अंदर ऑक्सीजन घुल जाएगा और उस प्लाज्मा के अंदर O2 डिजोल्व हुआ और वो प्लाज्मा बहकर दूसरी जगह जाएगा तो ऑक्सीजन भी उसके साथ जाएगा। तो वो उसको अपन क्या, वो हो गया ऑक्सीजन का
परिवहन हुआ, ऑक्सीजन का परिवहन हो गया। अब जो दूसरा माध्यम है वो है हीमोग्लोबिन के साथ बंधित अवस्था में, क्योंकि हमको पता है ब्लड जो होता है उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन उसमें हीम प्लस ग्लोबिन, ग्लोबिन प्रोटीन होता है और हीम यानी कि आयरन। तो ब्लड के अंदर हमको पता है ब्लड के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन, एचबी भी होता है ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन भी होता है। अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें हीम प्लस ग्लोबिन, दो वर्ड है। ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन, और हीम यानी कि आयरन। समझ पा रहे हो, हीमोग्लोबिन जैसे कि हम बात करते हैं हीम, एक तो हीम प्लस ग्लोबिन, दो वर्ड है यहाँ पर। तो हीम यानी क्या होता है, आयरन, Fe, और ग्लोबिन क्या है यहाँ पर, ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। तो इस आयरन के साथ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के बंधित अवस्था में, तो जो ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ बंधित अवस्था में। दूसरा जो माध्यम है O2 के परिवहन का वो कौन सा है, हीमोग्लोबिन के साथ बंधित अवस्था में, Hb, Hb को हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ बंधित अवस्था में, के साथ बंधित अवस्था में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं O2 का जो परिवहन है वह दो माध्यम से हो रहा है। पहला तो कौन सा, प्लाज्मा के साथ घुलित अवस्था में, यानी कि प्लाज्मा, जो प्लाज्मा है उसके साथ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाएगा, उसके साथ घुल जाएगा। और दूसरा माध्यम क्या है उसके पास, कि जो रक्त के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, आरबीसी के अंदर। अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, आरबीसी के अंदर, लाल रक्त कणिकाओं के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। क्लियर। तो जो हीमोग्लोबिन के साथ बंधित अवस्था में, यानी कि बॉन्ड बनाकर, हीमोग्लोबिन के साथ किस में, बंधित अवस्था में, यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ वो क्या बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है, उसके साथ बॉन्ड बनाकर। तो O2 का परिवहन दो माध्यम से होता है। पहला तो कौन सा, प्लाज्मा के साथ घुलित अवस्था में, यानी कि प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाएगा, और दूसरा हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाकर। तो यहाँ पर हम बात करें ऑक्सीजन जो है उसकी कितनी मात्रा प्लाज्मा जल में घुलती है और कितनी मात्रा हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाती है, वो इम्पोर्टेंट है। तो जो प्लाज्मा जल में घुलित अवस्था में जो ऑक्सीजन जाती है वो केवल 3% होती है। तो 3% ऑक्सीजन, जितनी भी ऑक्सीजन है उसकी 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा जल के साथ घुलित अवस्था में जाती है। अब बची कितनी, 97%। वो 97% ऑक्सीजन जो होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाकर जाती है। समझ पा रहे हो, ऑक्सीजन जो थी वो कहाँ पर थी, रक्त के अंदर, हमने बाहर एटमॉस्फेयर से एल्वुलाई तक पहुँचाई। एल्वुलाई, इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, एल्वुलाई से जो O2 थी वो कहाँ पर आ गई, ब्लड में आ गई। समझ पा रहे हो, अब ब्लड से उस ऑक्सीजन को कहाँ पहुँचाना है, सेल के अंदर पहुँचाना है। उस ऑक्सीजन को कहाँ पहुँचाना है, सेल के अंदर पहुँचाना है। देखिए ध्यान से समझना, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। देखिए ये एल्वुलाई है सपोज, ओके ये एल्वुलाई है, पूरी स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, सारी 3 लेयर होती है वगैरह सब कुछ। तो एल्वुलाई, अब यहाँ पर एल्वुलाई के अंदर क्या थी, O2। अब ये यहाँ से क्या गुजरी, कैपिलरी गुजरी थी, और इसके अंदर क्या थी, O2 थी जो एटमॉस्फेयर से आई थी। अब ये O2 कहाँ पर आ गई थी, यहाँ पर आ गई थी, ओके। और इसके अंदर जो CO2 थी वो कहाँ पर चली गई थी, एल्वुलाई के अंदर। और ये CO2 फिर कहाँ आ जाएगी, बाहर एटमॉस्फेयर में। और O2 कहाँ से आई थी, एटमॉस्फेयर से अंदर आई थी O2। क्लियर ना। अब ये जो ब्लड है, O2 वाला ब्लड है, उसको कहाँ तक ले जाना है, सेल तक ले जाना है। तो अब ये जो इसके अंदर क्या है, ये इसके अंदर क्या है, ब्लड है। इस वेसिस के अंदर क्या है, ब्लड है। और इस ब्लड के अंदर क्या है, इस ब्लड के अंदर क्या है, एक तो प्लाज्मा है और दूसरा क्या है उस ब्लड के अंदर, हीमोग्लोबिन। प्लाज्मा और हीमोग्लोबिन। तो वो जो ऑक्सीजन है उसमें 97% तो किसके साथ जुड़ जाएगी, हीमोग्लोबिन के साथ, और 3% किसके साथ जुड़ जाएगी, प्लाज्मा के साथ। समझ पा रहे हो, ये जो ब्लड है उसके अंदर प्लाज्मा है और हीमोग्लोबिन है। तो ये जो ऑक्सीजन अंदर आई, उस ऑक्सीजन का 3% तो प्लाज्मा के साथ घुल जाएगा, उसके अंदर डिजॉल्व हो जाएगा, ओके ना। जैसे पानी में नमक घुल जाता है वैसे इसमें घुल जाएगा। और 97% जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बना लेगा। अब ये ब्लड क्या होगा, बहकर जाएगा कहाँ तक, सेल तक जाएगा, और सेल को ऑक्सीजन देगा। समझ पा रहे हो, तो इसको हम कहते हैं O2 का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन इसको, जो कि दो अवस्था में होता है, दो माध्यम में होता है। एक तो प्लाज्मा के साथ घुलित अवस्था में 3%,
दूसरा हीमोग्लोबिन के साथ बंधित अवस्था में 97%। क्लियर यहाँ तक? ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि ये परिवहन होता कैसे है। तो जहाँ पर हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन, जो बंधित अवस्था में जो ऑक्सीजन जा रही है उसकी हम बात कर रहे हैं हीमोग्लोबिन के साथ। तो हीमोग्लोबिन के एक अणु के साथ, ध्यान देना, हीमोग्लोबिन के एक अणु के साथ, हीमोग्लोबिन जो होता है उसके एक अणु के साथ जो ऑक्सीजन होता है उसके 4 अणु जुड़ते हैं। ऑक्सीजन के कितने? 4 अणु जुड़ते हैं। यानी कि हीमोग्लोबिन के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के 4 अणु जुड़ते हैं और क्या बनाता है वो? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी कि हम कह सकते हैं कि 97% जो ऑक्सीजन है वो किस रूप में परिवहित हो रही है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ। समझ पा रहे हो? ये क्या था यहाँ पर? ये है यहाँ पर हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो है उसके एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने? 4 अणु जुड़ रहे हैं और यहाँ पर जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है यहाँ पर। यानी कि 97% जो हीमोग्लोबिन का परिवहन हो रहा है वो किस रूप में हो रहा है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में हो रहा है। समझ पा रहे हो? 97%। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये जो चीज़ें हुई, अब ये क्रिया कहाँ पर हो रही है? रक्त में हो रही है। रक्त में ऑक्सीजन है, वो हीमोग्लोबिन के साथ बंध बनाती है और क्या बनाती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन जैसे ही, ध्यान देना, इन ECF यानी उत्तक द्रव्य में, कहाँ पर? उत्तक द्रव्य में। उत्तक द्रव्य में क्या होगा? अगर हम उत्तक द्रव्य में बात करें तो उत्तक द्रव्य में क्या होगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है उसमें ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का बॉन्ड टूट जाएगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन में क्या होगा? उत्तक द्रव्य में क्या होगा? ऑक्सीजन व हीमोग्लोबिन। यहाँ पर आप देख रहे हो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन, तो ऑक्सीजन व हीमोग्लोबिन का बंध क्या होगा? उसका बंध टूट जाएगा और इस बंध के टूट जाने से क्या होगा? हीमोग्लोबिन व ऑक्सीजन दोनों क्या हो जाएंगी? पृथक हो जाएंगी। अभी दोनों पृथक हो जाने से क्या होगा? जो सेल है, कोशिका जो है, वो कोशिका क्या करेगी? कोशिका O2 का उपयोग करेगी। वो जो ऑक्सीजन जो रिलीज हुई उसका उपयोग कौन करेगी? कोशिका करेगी। और बदले में क्या होगा? CO2 प्लस हीमोग्लोबिन, इनमें क्या होगा? बंध बन जाएगा। उन दोनों में बंध बनेगा। तो सेल के अंदर जाने के बाद क्या होगा? ध्यान देना, तो उत्तक द्रव्य में, क्योंकि सेल के अंदर गया ही हीमोग्लोबिन, तो क्या होगा? वहाँ पर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाएगा, तो जिससे क्या होगा? हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अलग हो जाएंगी। तो जो कोशिका है, सेल है, वो ऑक्सीजन का उपयोग करेगी और सेल के पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। वो किसको दे देगा वापस? हीमोग्लोबिन को। तो वहाँ पर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन में बॉन्ड बनेगा और फिर वो रक्त वापस कहाँ पर आएगा? लंग्स में आएगा और वहाँ पर एल्वियोलाई में फिर गैसों का एक्सचेंज होगा। समझ पा रहे हो? यानी कि 97%, ध्यान देना, यानी यहाँ पर अपन ये बोल सकते हैं कि 97% जो ऑक्सीजन है, 97% ऑक्सीजन का परिवहन किस रूप में होता है? 97% ऑक्सीजन का परिवहन किस रूप में होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। किस रूप में होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ बंधित अवस्था में ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। कितना? 97% ऑक्सीजन का परिवहन किस रूप में होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यहाँ पर हम बात करें ऑक्सी हीमोग्लोबिन की, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दोनों मिलकर जो कंपाउंड बनाते हैं वो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जहाँ पर हीमोग्लोबिन का एक अणु होता है और ऑक्सीजन के 4 अणु होते हैं। ये दोनों क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करेगी? उत्तक द्रव्य में जाएगी, जहाँ पर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का बॉन्ड टूट जाएगा। सेल O2 का यूज़ कर लेगी, बदले में सेल के पास जो CO2 है वापस हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाएगी और उस रक्त का परिवहन होगा और वापस एल्वियोलाई में आकर गैसों का एक्सचेंज होगा। ओके, तो 97% O2 का परिवहन किस रूप में होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। यानी कि किस रूप में होता है? अगर इसकी बात करें किस रूप में हो रहा है? हीमोग्लोबिन के साथ बंधित अवस्था में। किस रूप में? हीमोग्लोबिन के साथ बंधित अवस्था में, यानी कि बॉन्ड बनाकर। हीमोग्लोबिन के साथ बंधित अवस्था में 97%
O2 का परिवहन हो रहा है यहाँ पर। क्लियर यहाँ तक? तो अब हम बात करते हैं 100 ml ब्लड अगर हमारे पास हो तो उसके द्वारा कितनी O2 का परिवहन होता है। क्लियर? 100 ml अगर ब्लड हो हमारे पास तो कितनी O2 का परिवहन होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन का एक अणु कितने 4 अणु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, HbO2 होल 4, ये होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर हम बात करें अगर हम स्टोइकियोमेट्री की बात करें तो हीमोग्लोबिन का कितना है? 1 मोल है। तो 1 मोल हीमोग्लोबिन कितने मोल O2 के साथ जुड़ रही है? 4 मोल O2 के साथ जुड़ रही है। 1 मोल हीमोग्लोबिन 4 मोल O2 के साथ जुड़ रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, ध्यान देना, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन की बात करें तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो होती है वो 1.34 ml O2 का परिवहन करती है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml O2 का परिवहन करती है। अब 100 ml ब्लड जो होता है उसमें कितनी? 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होती है। ध्यान देना, कितनी? 100 ml ब्लड में, 100 ml ब्लड में, तो 100 ml जो रक्त है उसमें कितनी? 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होती है, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन। अब ध्यान देना, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के द्वारा 1.34 ml 1.34 ml O2 का परिवहन होता है। 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है, तो 100 ml ब्लड द्वारा कितनी O2 का परिवहन होगा? 100 ml ब्लड द्वारा O2 का परिवहन, तो 100 ml ब्लड के द्वारा O2 का कितना परिवहन होगा? तो कितना हो जाएगा वो? 15 मल्टीप्लाई बाय 1.34 ml। समझ पा रहे हो? 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के द्वारा 1.34 ml O2 का परिवहन होता है 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के द्वारा, और 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है, तो 100 ml ब्लड कितने ml O2 का परिवहन करेगा? तो 15, 1 ग्राम 1.34 ml, तो 15 ग्राम, तो 15 इंटू 1.34 ml, और 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने ब्लड में? 100 ml ब्लड में है, तो ये जो आंसर आता है अप्रोक्सीमेट वो आता है 20 ml O2। यानी कि 100 ml ब्लड द्वारा 100 ml रक्त द्वारा 100 ml रक्त द्वारा O2 का परिवहन, अगर हम 100 ml रक्त लेते हैं तो उसके द्वारा कितनी ऑक्सीजन परिवहित होती है? 20 ml O2 का परिवहन होता है। कितनी? 20 ml। 100 ml रक्त के द्वारा 20 ml O2 का परिवहन होता है। देखो यहाँ पर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 1.34 ml O2 है, तो 100 ml ब्लड में कितने? 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होगी, तो 100 ml ब्लड द्वारा O2 का परिवहन कितना होगा? 15 इंटू 1.34 ml, यानी कि 20 ml O2 का। 100 ml रक्त के द्वारा 20 ml O2 का परिवहन होता है। अब हम बात करते हैं जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है उसका ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीकरण नहीं कर पाता है, किसका? हीमोग्लोबिन का। यानी कि हीमोग्लोबिन का ऑक्सीकरण जो है, यानी कि हीमोग्लोबिन जो है वो किसके साथ जुड़ रहा है? ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रहा है? हीमोग्लोबिन के साथ। तो यहाँ पर ही इसका ऑक्सीकरण कर देना चाहिए, लेकिन यह इसका ऑक्सीकरण नहीं कर पाता है। यानी कि जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है तो उसका ऑक्सीकरण नहीं कर पाता है। लेकिन अगर इस हीमोग्लोबिन के साथ प्रबल ऑक्सीकारक O3 यानी कि ओजोन, अगर हम ओजोन की बात करें तो ओजोन जो होता है वो हमको पता है कि एक प्रकार का क्या होता है? प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ये क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक है। ओजोन जो है वो प्रबल ऑक्सीकारक है। तो जब ओजोन O3 के साथ जुड़ता है तो वो उस हीमोग्लोबिन का ऑक्सीकरण कर देता है। क्या कर देगा? वो उसका ऑक्सीकरण कर देता है। हीमोग्लोबिन का क्या करेगा? वो ओजोन ऑक्सीकरण कर देता है, और उसके ऑक्सीकरण से जो O3 है वो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीकरण कर देता है, और इसके ऑक्सीकरण से जो हीमोग्लोबिन है वो रंगहीन मिथेमोग्लोबिन में परिवर्तित हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन वो किस में बदल जाएगा? रंगहीन मिथेमोग्लोबिन में, रंगहीन मिथेमोग्लोबिन में परिवर्तित हो जाएगा। रंगहीन मिथेमोग्लोबिन यानी कि जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीकरण नहीं कर पाता है, लेकिन अगर उस हीमोग्लोबिन के साथ प्रबल ऑक्सीकारक O3 जुड़ रहा है तो उस हीमोग्लोबिन का वो क्या कर देगा? ऑक्सीकरण करेगा। किस में ऑक्सीकरण करेगा? कलरलेस मिथेमोग्लोबिन में।
यानी कि O3 हीमोग्लोबिन का ऑक्सीकरण किस में कर रहा है, रंगहीन मेथेमोग्लोबिन में, क्योंकि हीमोग्लोबिन कैसा होता है, रेड कलर का होता है, समझ पा रहे हो। तो वो उसको किस में चेंज कर देगा, रंगहीन हीमोग्लोबिन में, रंगहीन मेथेमोग्लोबिन में इसको चेंज करेगा, हीमोग्लोबिन में नहीं, रंगहीन मेथेमोग्लोबिन में। यानी कि प्रबल ऑक्सीकारक O3 जो होता है वो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीकरण कर उसको रंगहीन मेथेमोग्लोबिन में चेंज कर देता है। उसी प्रकार अगर इस हीमोग्लोबिन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होती है तो वो स्थायी यौगिक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यानी कि जब हीमोग्लोबिन, ध्यान देना, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो क्या बनता है, 4 अणु ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, HbO2 होल 4। यानी कि यहाँ पर जो बना था उसको हमने क्या बोला था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनेगा यहाँ पर, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसा है, एक अस्थायी यौगिक है। ये जो बन रहा है वो कैसा है, अस्थायी यौगिक है। अस्थायी यौगिक क्यों है, क्योंकि ECF में जाकर, यानी कि उत्तक द्रव्य में जाकर ये हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाता है और फिर वहाँ पर किसका बॉन्ड बनता है, CO2 और हीमोग्लोबिन का। यानी कि यहाँ पर जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसा है, एक अस्थायी यौगिक है, स्थायी यौगिक नहीं है। लेकिन वही अगर, ध्यान देना, वही अगर इस हीमोग्लोबिन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड CO के साथ हुई, किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड CO के साथ हुई, तो इस हीमोग्लोबिन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होने पर एक स्थायी यौगिक बनाए कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो इसके साथ क्रिया करने पर क्या बनता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। वहाँ पर क्या बन रहा था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यहाँ पर क्या बन रहा है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है वो एक स्थायी यौगिक है। यानी कि अगर CO ने हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बना लिया तो दोबारा टूटेगा नहीं। यानी कि हीमोग्लोबिन की शरीर में क्या होगी, फिर जिस हीमोग्लोबिन की शरीर में डिमांड है O2 के लिए उसमें कमी आएगी, यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी आएगी और क्या होगी, श्वास लेने में तकलीफ होगी। इसीलिए हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड वो क्या, एक जहरीली गैस होती है। कैसी गैस है, एक जहरीली गैस है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो कैसी, एक जहरीली गैस है। इसको जहरीली गैस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर एक स्थायी यौगिक बना रही है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब स्थायी यौगिक बन गया तो इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा नहीं, तो हीमोग्लोबिन मुक्त होगा नहीं। अगर हीमोग्लोबिन मुक्त नहीं होगा तो O2 के परिवहन के लिए जो हीमोग्लोबिन चाहिए उसमें कमी आएगी, जो कि हमारे लिए कैसा होगा, नुकसानदेह होगा। इसीलिए CO जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो कैसी, एक जहरीली गैस है। समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर ध्यान देना, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि एक अस्थायी यौगिक है, जो कि टूट सकता है। और हीमोग्लोबिन CO के साथ मिलकर स्थायी यौगिक बनाता है, कौन सा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और जो हीमोग्लोबिन है उसका ओजोन की उपस्थिति में, O3 ओजोन की उपस्थिति में क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है और हीमोग्लोबिन किस में चेंज हो जाएगा, कलरलेस मेथेमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन O3 के साथ क्रिया करके रंगहीन मेथेमोग्लोबिन बनाता है, हीमोग्लोबिन CO के साथ क्रिया करके स्थायी यौगिक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्लियर यहाँ तक। तो अब हम बात करेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन के वियोजन को प्रभावित करने वाले कारक। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन, इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के वियोजन की बात करें तो जो हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु के साथ मिलकर क्या बना रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, HbO2 होल 4 ये बना रहा है। तो इस HbO2 होल 4 उसका वियोजन का मतलब है HbO2 होल 4 का वापस किस में टूटना, हीमोग्लोबिन प्लस 4 अणु ऑक्सीजन में। इसको हम कहते हैं वियोजन। वियोजन का मतलब होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का टूटना, और टूट कर वो क्या देता है, हीमोग्लोबिन और पृथक O2 देता है। क्लियर। अब ये जो पृथक O2 हुई है इसको कौन उपयोग करती है, इसको सेल उपयोग करती है, जो कोशिका है वो इसका उपयोग करती है।
क्लियर। और बदले में सेल उसको क्या देगा वापस, CO2, जो किसके साथ जुड़ेगी, हीमोग्लोबिन के साथ। तो इसको हम कहते हैं वियोजन। वियोजन का मतलब होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का हीमोग्लोबिन और O2 में टूटना, उसको हम कहते हैं वियोजन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का टूटना, वो कौन कौन से कारक उसको प्रभावित करता है, उसके हम बात करेंगे, कौन कौन से कारक उसको प्रभावित करते हैं वो। तो पहला कारक यहाँ पर जो है वो है PO2, यानी कि ऑक्सीजन का आंशिक दाब। PO2 का मतलब क्या था, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब वो भी कम होगा तब। तो PO2 यानी कि शरीर में PO2, ऑक्सीजन का दाब कम होगा। जब PO2 का दाब कम होगा तो क्या होगा, O2 की डिमांड बढ़ेगी, O2 की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ रही है। तो शरीर PO2 का दाब कम, यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी, तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी तो O2 की डिमांड बढ़ेगी। O2 की डिमांड बढ़ेगी यानी क्या होगा, HbO2 यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसका क्या होगा, वियोजन, यानी कि इसका टूटना, इसका वियोजन क्या होगा, इसका वियोजन बढ़ जाएगा, क्योंकि ये टूटेगा तो ही क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, और जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो पूरी हो पाएगी। क्लियर। और दूसरा जो है उसकी हम बात करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे कारक की। दूसरा कारक है वो है H+ आयनों की सांद्रता का बढ़ना। तो जब H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है तो pH क्या होगी, कम होगी, यानी कि pH कम होगा। H+ आयनों की सांद्रता बढ़ेगी, pH कम होगी, तब भी क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2 उसको हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन क्या होगा, तब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन क्या होगा, बढ़ेगा। H+ आयनों की सांद्रता बढ़ेगी यानी कि pH कम होगा रक्त का, तब भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अब बात करते हैं तीसरे कारक की। जो तीसरा कारक है वो है PCO2 का बढ़ना, यानी कि बॉडी के अंदर CO2 का बढ़ना, PCO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। तो शरीर के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो क्या होगा, ऑब्वियसली शरीर के अंदर O2 की डिमांड भी बढ़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो क्या होगा, O2 की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। अब O2 की ज़रूरत उसे बैलेंस करने के लिए, तो O2 की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। और O2 की डिमांड बढ़ रही है तो क्या होगा, जो HbO2 है यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, उसका वियोजन यानी कि डिसोसिएशन, उसका वियोजन भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। क्लियर। और इसको ध्यान देना, PCO2 यानी कि जब शरीर के अंदर CO2 की मात्रा बढ़ती है और तब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन बढ़ता है, उसको कहते हैं बॉहर प्रभाव। इस टर्म को याद रखना, इसको क्या कहते हैं, बॉहर प्रभाव। तो बॉहर प्रभाव का मतलब क्या होता है, शरीर के अंदर, बॉहर प्रभाव का मतलब शरीर के अंदर CO2 की मात्रा का बढ़ना। अब चौथा जो कारक है उसकी हम बात करते हैं। चौथा कारक है वो है टेम्परेचर, तापमान। जब शरीर के अंदर टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, तो शरीर के अंदर O2 की डिमांड भी बढ़ जाती है, क्योंकि रिएक्शन बहुत तेज़ी से होती है। तापमान बढ़ता है तो अंदर जो रिएक्शन होती है, जो क्रियाएं होती है, वो बहुत तेज़ी से होती है, जिससे क्या होगा, O2 की डिमांड बढ़ जाएगी, O2 की डिमांड बढ़ेगी। और O2 की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, HbO2 यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या बढ़ जाएगा, वियोजन भी बढ़ जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन बढ़ जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब जो H+ आयन, यहाँ पर हमने बात की थी H+ आयन, ये रहा। H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है तो pH घटती है, और तब भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन बढ़ता है। और इसको भी एक स्पेशल प्रभाव है, इसको कहते हैं रूट प्रभाव। इसको अपन क्या बोलते हैं, रूट प्रभाव। यहाँ पर दो प्रभाव है, रूट प्रभाव और बॉहर प्रभाव। तो हम दोनों प्रभाव की बात करते हैं। जब H+ आयनों की सांद्रता बढ़ती है, H+ आयनों की सांद्रता बढ़ती है यानी कि pH घटती है, और उस वक्त क्या होगा, उस वक्त क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन HbO2 इसका वियोजन, क्या होता है, बढ़ता है। और इसको हमने क्या बोला, रूट इफेक्ट, इसको अपन बोलते हैं रूट इफेक्ट, रूट प्रभाव बोलते हैं इसको अपन। और दूसरा क्या है, CO2 की सांद्रता का बढ़ना। तो CO2 की जब सांद्रता बढ़ती है शरीर के अंदर तो क्या होगी, O2 की सांद्रता में कमी आएगी। CO2 बढ़ेगी तो O2 कमी आएगी, O2 बढ़ेगी तो O2 में कमी आएगी, तो O2 की डिमांड क्या होगी, O2 की डिमांड बढ़ेगी। और O2 की डिमांड बढ़ेगी यानी कि क्या होगा,
Hb(O2)4 इसका वियोजन बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका वियोजन होगा तो ही वो कमी, वो डिमांड क्या होगी, पूरी हो पाएगी। और इसको कहते हैं बॉहर प्रभाव। इसको क्या बोलते हो, बॉहर प्रभाव कहते हैं इसको, बॉहर इफेक्ट बोलते हैं इसको। तो दो इफेक्ट है यहाँ पर, रूट इफेक्ट और बॉहर इफेक्ट। ध्यान देना, रूट इफेक्ट और बॉहर इफेक्ट। रूट इफेक्ट किससे रिलेटेड है, H+ आयनों की सांद्रता यानी कि pH से रिलेटेड है। और वही बॉहर इफेक्ट किससे रिलेटेड है, अगर हम बॉहर इफेक्ट की बात करें तो उसका संबंध है CO2 से। जब शरीर के अंदर CO2 की मात्रा बढ़ती है तो O2 की मात्रा घटेगी, यानी कि O2 की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, यानी कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन का वियोजन क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये था ऑक्सीहीमोग्लोबिन के वियोजन को प्रभावित करने वाले कारक। एक बार फिर देख लेते हैं। O2 की, शरीर के अंदर O2 की क्वांटिटी कम होगी, यानी कि O2 की डिमांड बढ़ेगी, तब भी ऑक्सीहीमोग्लोबिन का वियोजन बढ़ेगा। दूसरा, H+ आयनों की सांद्रता बढ़ेगी, यानी कि pH घटेगी, तब ऑक्सीहीमोग्लोबिन का वियोजन बढ़ेगा, जिसको हम कहते हैं रूट प्रभाव। तीसरा, बॉडी के अंदर CO2 की, अगर CO2 के अंदर, बॉडी के अंदर CO2 की मात्रा बढ़ी, यानी कि O2 की मात्रा में कमी आई, यानी कि O2 की डिमांड, मांग बढ़ी, O2 की मांग बढ़ी, तो मांग, बढ़ी हुई मांग कैसे पूरी होगी, ऑक्सीहीमोग्लोबिन की वियोजन से, ताकि ऑक्सीहीमोग्लोबिन का वियोजन हो और हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन पृथक हो और वो ऑक्सीजन मिल सके, और ये ऑक्सीजन की जो बढ़ी हुई मांग है उसकी पूर्ति की जा सके, उसको हम कहते हैं बॉहर इफेक्ट। और चौथा कारक है टेम्परेचर। तापमान बढ़ता है तो O2 की डिमांड बढ़ती है, क्योंकि क्रियाएं तेज गति से होती है उच्च तापमान पर, तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है और ऑक्सीहीमोग्लोबिन का वियोजन भी बढ़ जाएगा। क्लियर। तो आज की क्लास में इतना ही, कल की क्लास में बात करेंगे CO2 के परिवहन के बारे में। थैंक यू सो मच।